हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम बायोडो हब। और इस वीडियो में हम किंगडम मोनेरा के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था। उनमें 5 किंगडम्स के बारे में हमने जनरल कैरेक्टर्स डिस्कशन किया था, लेकिन इस वीडियो में हम मोनेरा किंगडम के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं मोनेरा किंगडम के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं, इनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जिसके बेसिस पे कि इनको क्लासिफाई किया गया है मोनेरा किंगडम। सो यहाँ पे जो बैक्टीरियाज होते हैं ये मोनेरा किंगडम के सोल मेंबर माने जाते हैं। मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे मोस्टली ये बैक्टीरिया ही होंगे, मतलब बैक्टीरिया का ही एक किंगडम बना दिया गया है मोनेरा। सो ये बैक्टीरियाज जो होते हैं ये आप जानते हो मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आपको ये हर जगह देखने को मिल जाएंगे, कहीं पे भी जाएं। एक्सट्रीम हैबिटेट में भी ये आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, जैसे कि डीप सी होते हैं। ओके, डीप सी के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएंगे, हॉट स्प्रिंग में भी ये आपको देखने को मिल जाएंगे। उसी तरह से सलीन वाटर में भी आपको ये ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल जाएंगे। हर जगह ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलते हैं। सो दे लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट such as hot spring, desert, deep ocean, inside the gut of living organism as parasite. लिविंग ऑर्गेनिज्म के गट के अंदर भी ये एज ए पैरासाइट रहते हैं। उसी तरह से ये जो बैक्टीरियाज होते हैं इनके अलग अलग शेप होता है। इनको 4 अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है बेस्ड ऑन देयर शेप। जैसे कि अगर ये बैक्टीरिया स्पेरिकल हुए तो इनको हम क्या बोल देते हैं, कोकस, और इसका प्लूरल क्या है, इसको प्लूरल में कोकी बोला जाता है। उसी तरह से रॉड शेप बैक्टीरिया जो होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, बैसिलस। बैसिलस ये सिंगुलर है और बैसिली ये प्लूरल होता है। उसी तरह से कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया उनको हम विब्रियम बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा विब्रियम। ओके, सो इसका प्लूरल क्या होगा, विब्रियो। उसी तरह से जो स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरियाज होते हैं उनको हम स्पिरिला बोलते हैं या स्पिरिलम बोल देते हैं। स्पिरिला इसका प्लूरल टर्म है, ओके, और स्पिरिलम जो है ये सिंगुलर टर्म है। तो जितने भी बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं उनको हमने 4 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है। इसको भी फर्दर आप सब ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसके बारे में कि आप फर्दर हायर क्लासेस में पढ़ेंगे बेस्ड ऑन देयर फ्लैजेला। इस तरह से भी इनका डिवीज़न हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ब्रॉडली हम 4 के बारे में बात करने वाले हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि कोकस स्पेरिकल शेप के होते हैं, बैसिलस रॉड शेप के, विब्रियम कॉमा शेप के, और स्पिरिलम जो होता है वो स्पाइरल शेप के बैक्टीरियाज होते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बैक्टीरियाज के। कुछ बैक्टीरिया आपको यहाँ पे ऑटोट्रॉप्स देखने को मिल जाएंगे जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। वो आइदर सनलाइट का यूज़ कर सकते हैं या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर सनलाइट का उन्होंने यूज़ किया तो हम उनको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स बोल देते हैं, और वो बैक्टीरिया जो कि केमिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं, उनको हम कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स बोल देते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आपको हेटेरोट्रॉफ नज़र आएंगे। ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि मोस्ट बैक्टीरियाज आर हेटेरोट्रॉफ्स। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंसेस में बहुत बार पूछा जा चुका है। यहाँ पे मोस्ट बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं और सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ्स। ये वर्ड्स आपको ध्यान में रखना है। सो बहुत सारे बैक्टीरियाज आपको हेटेरोट्रॉफ नज़र आएंगे जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे या फिर डेड ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। बैक्टीरिया को आप फर्दर क्लासीफाई भी कर सकते हैं, एर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के अंदर वो सारे बैक्टीरियाज आ जाएंगे जो कि एक्सट्रीम हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा ऐसे बहुत से बैक्टीरियाज हैं जो कि हॉट स्प्रिंग में सर्वाइव करते हैं, जहाँ पे कि टेम्परेचर नॉर्मली 100 डिग्री सेल्सियस से भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और भी ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो आपको हाई सलीन कंडीशन में देखने को मिलते हैं, हाई यहाँ पे सॉल्ट कंसनट्रेशन होगा, और वहाँ पे अगर ये देखने को मिल रहा है तो उनको हम क्लासीफाई कर रहे हैं आर्की बैक्टीरिया के कैटेगरी में। उसी तरह से एक दूसरा क्लासिफिकेशन भी है बैक्टीरिया का जिसे हम यू बैक्टीरिया बोलते हैं। यू बैक्टीरिया को जनरली हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। क्यों बोलते हैं और इनका क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर इंक्लूडेड है, उसके बारे में हम डिटेल में अभी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले एर्की बैक्टीरिया के बारे में। सो आर्की बैक्टीरिया में जितने भी बैक्टीरिया आएंगे, इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो मोस्टली
हार्श हैबिटेट में रहते हैं। अभी जैसे कि हमने बात किया एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज़ में रह सकते हैं, और जो बैक्टीरिया एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज़ में रहते हैं हम उनको क्या बोल देते हैं, हेलोफिल्स बोलते हैं। ये टर्म्स आपको याद रखना है, इसको ध्यान में रखते हुए करना है। कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो कि हॉट स्प्रिंग में सर्वाइव करते हैं, उनको आप क्या बोल देते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स बोलते हैं, क्योंकि हॉट स्प्रिंग में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है, जनरली 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही रहता है। यहाँ पे भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं और उन बैक्टीरिया के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, थर्मो एसिडोफिल। उसी तरह से कुछ बैक्टीरिया मार्सी एरिया में रहते हैं और उनको हम क्या बोल देते हैं, मेथेनोजेंस बोलते हैं। सो ये जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं इनके सेल वॉल का स्ट्रक्चर अलग होता है यू बैक्टीरिया के सेल वॉल के स्ट्रक्चर से। यहाँ पे आपको डेफिनेटली एक चीज़ तो समझ में आ रहा होगा कि जो आर्की बैक्टीरिया हैं, क्योंकि ये हार्श हैबिटेट में रहते हैं, यहाँ पे इनको सर्वाइव करना होता है, तो कुछ ना कुछ अलग सा एडाप्टेशन इनके अंदर होगा जो कि आपको यू बैक्टीरिया में देखने को नहीं मिलेगा, और इन एडाप्टेशंस की वजह से ये हार्श हैबिटेट में भी सर्वाइव कर पाते हैं। सो इसका एक इस तरह का एडाप्टेशन इनके सेल वॉल में देखने को मिलता है। इनका जो सेल वॉल होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इनमें अलग से लिंकेज पाए जाते हैं जो कि इनको सर्वाइव करने में मदद करता है। एक्सट्रीम हैबिटेट में भी इनका जो सेल वॉल है वो डिग्रेड नहीं हो जाता, क्योंकि हमने जब बायोमॉलिक्यूल्स डिस्कशन किया था तब हमने ये देखा था कि बैक्टीरियाज हो या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उनमें जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं या फिर उनके अंदर जो लिपिड्स होते हैं वो सारे के सारे टेम्परेचर पर सेंसिटिव होते हैं। मतलब अगर आप टेम्परेचर हाई कर देते हैं तो प्रोटीन क्या होते हैं, डीनेचर हो जाते हैं, उनमें जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होता है वो बॉन्ड्स यहाँ पे ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि आपको हॉट स्प्रिंग में भी नज़र आ रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर है, तो कैसे वो बैक्टीरिया वहाँ पे सर्वाइव करते होंगे। ऐसे बहुत से प्रोटीन्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, और वो प्रोटीन क्या करते हैं, इस बैक्टीरिया को सर्वाइव करने में मदद करते हैं। इनका सेल वॉल कैसा होता है, ये यहाँ पे आपको लिंकेजेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू दूसरे बैक्टीरियाज के सेल वॉल के, जिसके वजह से कि इनका सेल वॉल डिग्रेड नहीं होता। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया गया है मिथेनोजेंस के बारे में। मिथेनोजेन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, जो कि मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज होते हैं। ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल काऊ हो गए, बफेलो हो गए, इनके इंटेस्टाइन में आपको देखने को मिलेंगे। और इनके इंटेस्टाइन में ये मिथेनोजेन क्या काम करते हैं, मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। आपने ये देखा होगा कि हम काऊ डंग को यूज़ करते हैं मीथेन गैस बनाने में, राइट। काऊ डंग को हम मीथेन गैस बनाने में क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो काऊ डंग होता है इसके अंदर कौन से बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं, जो कि खुद क्या करते हैं, मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। सो इसी वजह से हम काऊ डंग को रूरल एरियाज़ में एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी यू बैक्टीरिया के बारे में। हमने देखा जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो एक्सट्रीम हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं। इनके पास एक अलग सा सेल वॉल प्रेजेंट होता है, इनमें कुछ अलग प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ और भी एडिशनल प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे जो कि इनको क्या करेंगे, हार्श हैबिटेट में भी सर्वाइव करने के लिए हेल्प करेंगे। उसी तरह से ये जो यू बैक्टीरियाज होते हैं इनको हम ट्रू बैक्टीरिया मानते हैं। ट्रू बैक्टीरिया इसीलिए मानते हैं क्योंकि ये एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करता है। यहाँ पे इन बैक्टीरियाज का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है, इनके पास एक रिजिड सेल वॉल होता है। अगर ये बैक्टीरिया मोटाइल हुए, अगर ये मूव कर पाएँ तो फिर इनके पास क्या होगा, एक फ्लैजेला भी प्रेजेंट होगा, राइट, क्योंकि फ्लैजेला किस में हेल्प करता है, सेल के मूवमेंट में हेल्प करता है। उसी तरह से एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है साइनोबैक्टीरिया का। साइनोबैक्टीरिया को हम और क्या बोल देते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बोल देते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया के अंदर आता है और ये यू बैक्टीरिया के अंडर आता है, ना कि ये एल्गी की कैटेगरी में आएगा। इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी इसीलिए बोल देते हैं क्योंकि ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास की क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, और इस क्लोरोफिल ए के प्रेजेंस होने की वजह से ये फोटोसिंथेटिक नेचर शो करता है। ये ग्रीन कलर का शो करता है, ब्लू ग्रीन कलर का दिखता है, इसी वजह से इसको हम क्या बोल देते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बोल देते हैं। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि साइनोबैक्टीरिया एक बैक्टीरिया है, एक यू बैक्टीरिया है। ओके, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो यू बैक्टीरिया में भी जितने बैक्टीरियाज होते हैं ये आइदर ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं या फिर आपको
हेटेरोट्रॉप्स देखने को मिलेंगे। ये जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं ये फर्दर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हो सकते हैं या फिर ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हो सकते हैं। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल में देखा साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है जैसा ग्रीन प्लांट्स में देखने को मिलता है, और इसीलिए ये बैक्टीरियाज फोटो ऑटोट्रॉप्स में इंक्लूड होते हैं। ये सनलाइट का यूज़ करके फोटोसिंथेसिस करके ये अपना फूड खुद बना सकते हैं। सो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप का एग्जांपल क्या हो गया, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल ए पिगमेंट प्रेजेंट है जिसके वजह से कि वो सनलाइट को ट्रैप कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ और भी आपको साइनोबैक्टीरिया देखने को मिलेंगे जिसके पास की ऐसा प्रॉपर्टी है जिससे कि वो क्या कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको वो फिक्स कर सकते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी ये हेल्प कर सकते हैं। और इन बैक्टीरिया के पास एक स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट होता है जिसे बोला जाता है हेटेरोसिस्ट। उसका एक डायग्राम अभी हम यहाँ पे देखेंगे। ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, आप चाहो तो वहाँ से भी देख सकते हो। सो एक साइनोबैक्टीरिया के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे जिसका नाम है नोस्टोक। ये नोस्टोक किस तरह का बैक्टीरिया है, ये फिलामेंटस बैक्टीरिया है। फिलामेंटस ब्लू ग्रीन algae होता है, फिलामेंटस ब्लू ग्रीन algae और फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया बोल सकते हैं। फिलामेंटस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स होते हैं इस तरह से अरेंज होते हैं, ये फिलामेंट के जैसा आपको नज़र आएगा इस तरह का। ये मान लेते हैं नोस्टोक है। नोस्टोक में क्या होता है, इसका जो आउटर कवरिंग होता है, इनके पास सेल वॉल तो होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग भी प्रेजेंट होता है। म्यूसिलेजिनस कवरिंग मतलब एक म्यूसिन एक बायोमोलिक्यूल है और उसी का एक कवरिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे ये जो नोस्टोक है इसके अंदर कुछ सेल्स यहाँ पे मॉडिफाई हो जाते हैं। ये मॉडिफाई क्यों होते हैं, क्योंकि इनको क्या काम करना है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना है। सो ये सेल को हम क्या बोलते हैं, जो सेल मॉडिफाइड होते हैं उनको आप बोल देते हो हेटेरोसिस्ट। ये हेटेरोसिस्ट वो सेल होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, और ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, कुछ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन algae जैसे कि नोस्टोक है। इसके साथ साथ एनाबेना एक और ब्लू ग्रीन algae का एग्जाम्पल है, एक और साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल है जो कि क्या कर सकता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर सकता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है, एनाबेना एंड नोस्टोक, जो कि क्या कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। सो ये हो गया एक बैक्टीरिया का यूज़फुलनेस, मतलब यूज़ क्या क्या होता है बैक्टीरिया का, ये किस तरह से यूज़फुलनेस शो करते हैं। तो ये आप एक एग्जांपल दे सकते हैं कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ कीमोसिंथेटिक हेटेरोट्रॉप्स के बारे में। और ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, ये ऑटोट्रॉफ है तो ये खाना खुद बनाते होंगे, लेकिन ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है, इसका मतलब ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिग्रेड करके यहाँ से एटीपी का प्रोडक्शन कर रहे होंगे। सो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या हो सकता है, या इधर नाइट्रेट हो सकते हैं, नाइट्राइट हो सकता है, एमोनिया भी हो सकता है। इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ये क्या करते हैं, इनका ब्रेक डाउन करते हैं और इनसे ये एनर्जी रिलीज़ करते हैं, एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। जितने भी आपको यू बैक्टीरिया मिलेगा, ये यू बैक्टीरिया और क्या क्या काम कर सकते हैं, ये मेनली कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, ये रिसाइकल कर सकते हैं नाइट्रोजन को एनवायरनमेंट में, फॉस्फोरस सल्फर को भी ये रिसाइकल कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं या यू बैक्टीरियाज होते हैं, मोस्टली ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, इनका यूज़ क्या होता है, ये क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर को एटमॉस्फेयर में। ये कैसे कर सकते हैं एक बार देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, ये जो बैक्टीरियाज हैं ये खुद कैसे हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। और ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ क्या करते हैं, सॉइल में, अगर ये बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट है, सॉइल में जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, डेड ऑर्गेनिज्म हो गया, डेड लीफ हो गया, या फिर कोई एनिमल हो गया जो कि डेड पड़ा हुआ है, उसको वो लोग एज ए फूड सोर्स यूज़ करेंगे, उसमें से वो क्या करेंगे, एटीपी का प्रोडक्शन करेंगे। वहाँ से ये क्या करेंगे, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, नाइट्रेट, नाइट्राइट और एमोनिया, इसमें से ये एटीपी का प्रोडक्शन करेंगे। इसका जब ये ब्रेक डाउन कर रहे होंगे और यहाँ पे एटीपी का प्रोडक्शन कर रहे होंगे, तो उस टाइम पे क्या होगा, सॉइल में भी कुछ नाइट्रोजन यहाँ पे आपको
चला जाएगा, राइट, क्योंकि ये ब्रेक डाउन कर रहे हैं इन सब्सटेंस का। तो सॉइल में यहाँ से क्या हुआ, जो ऑर्गेनिजम्स थे उनमें से नाइट्रोजन कहाँ पे चला गया, सॉइल में चला गया। सो इसी तरह से ये क्या कर रहे हैं, रिसाइकल कर रहे हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म के पास जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स था उसको इन्होंने ब्रेक डाउन कर दिया और वो सॉइल को यहाँ अब मिल चुका है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ कौन कौन से ऐसे फंक्शन कर सकते हैं जो कि एनवायरनमेंट में यूज़फुलनेस शो करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में। अभी तक हमने डिस्कशन किया था ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में, राइट। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया आइदर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं या फिर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं। जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ थे उसमें ब्लू ग्रीन algae आते थे। एग्जाम्पल में हमने देखा था नोस्टोक था, एनावेना था। और ये क्या कर सकते हैं, ये फिलामेंटस algae होते हैं, फिलामेंटस ब्लू ग्रीन algae होते हैं और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। इनके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते थे जिसे कि आप हेटेरोसिस बोलते हैं। उसी तरह से जो ऑटोट्रॉफिक कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते थे वो क्या करते थे, एनवायरनमेंट में जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, उसका रिसाइकिल करते थे। उसी तरह से बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में। और ये हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया मोस्ट एबंडेंट इन नेचर होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा अमाउंट में आपको हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया नज़र आएंगे। ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक से कम ही होते हैं। सो मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो कि हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे आपको दिखेंगे, डिकम्पोजर्स दिखेंगे। और ये क्या कर रहे होते हैं, डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करेंगे तो फिर सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स होगा, राइट। और ये और क्या काम कर सकते हैं, ऐसे भी आपको हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया मिलेंगे जो कि कर्ड से मिल्क बना रहे होंगे। आप जानते हैं लैक्टोबैसिलस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन करता है, राइट। और ये मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन करने के लिए ये जो बैक्टीरिया हैं ये कैसे बैक्टीरिया हैं, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं। ये खुद अपना खाना नहीं बना सकते, कहीं और से ये अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। उसी तरह से ऐसे भी आपको हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया नज़र आएंगे जो कि कुछ डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल विब्रियो कॉलेरी, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि कॉलेरा कॉज करता है। उसी तरह से साल्मोनेला टाइफी जो कि टाइफॉइड कॉज करता है। इसके साथ साथ और भी डिजीज़ कॉज करने वाले बैक्टीरियाज होते हैं जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम टिटना, ये टिटनस कॉज करता है। दूसरा और भी डिजीज़ हैं बैक्टीरियल डिजीज़ जैसे कि सिट्रस कैंकर जो कि आपको पेड़ में देखने को मिलेगा या फिर ट्रीज़ में देखने को मिलेगा, ये डिजीज़ सिट्रस कैंकर। और ये कौन कॉज करता है, मेनली हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज ये कॉज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू की बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहला और सबसे मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया का फिशन होता है। आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में बाइनरी फिशन के बारे में, यहाँ पे हम वही डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट कैसे कर सकते हैं, स्पोर का फॉर्मेशन करके भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ गया तो ये बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं, अपने अंदर स्पोर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तीसरा क्या है, कंजुगेशन। कंजुगेशन में क्या होता है, दो बैक्टीरिया पास पास आ जाते हैं, एक ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं और यहाँ पे कुछ डीएनए मॉलिक्यूल एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये कुछ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं जो कि बैक्टीरिया फॉलो करते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम्स में देखने को मिल जाएगा, मैंने यहाँ पे डायग्राम लगा दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहला डायग्राम जो यहाँ पे दिया गया है वो कौन सा है, ये बाइनरी फिशन के बारे में दिया गया है। मतलब फिशन में आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि एक बैक्टीरिया डिवाइड होता है यूनिफॉर्मली और दो बैक्टीरियाज में, दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसे हम क्या बोल देते हैं, बाइनरी फिशन बोल देते हैं। दूसरा यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहा है ये डायग्राम है स्पोर फॉर्मेशन का। यहाँ पे देखिए पहले एक बैक्टीरिया था, इस बैक्टीरिया जब अनफेवरेबल कंडीशन के अंडर आ जाता है, मतलब मान लो ये पहले सॉइल में प्रेजेंट था, अब सॉइल का टेम्परेचर हाई हो रहा है या फिर सॉइल का जो सैलिनिटी है वो इंक्रीज़ हो रहा है या फिर किसी भी तरह का अनफेवरेबल कंडीशन के थ्रू ये जा रहा है, लेकिन इसको रिप्रोड्यूस करना है। तो ये किस तरह से रिप्रोड्यूस कर सकता है, ये एक स्पोर फॉर्मेशन कर सकता है। मतलब यहाँ पे एक छोटे से हिस्से में देखिए ये स्पोर का फॉर्मेशन हुआ है और ये रिजिड वॉल का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या हो गया, यहाँ पे स्पोर कोट का फॉर्मेशन हो गया, मतलब जो स्पोर इसके अंदर प्रेजेंट है उसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग बन गया है। ये हार्ड कवरिंग क्या करेगा, अभी ये जो अनफेवरेबल कंडीशन में ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहे हैं, इस अनफेवरेबल कंडीशन में यहाँ पे जो स्पोर्स प्रेजेंट होंगे इसको ये प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि ये स्पोर फर्दर क्या करने वाले हैं, न्यू बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन करने वाले हैं। तो इनको हमें क्या करना है, इन स्पोर को प्रोटेक्ट करके रखना है।
सो यहाँ पे ये स्पोर प्रोटेक्टेड है, इसको हम क्या बोल देते हैं, एंडोस्पोर बोल देते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया के अंदर फॉर्मेशन हो रहा है, सो एंडोस्पोर। ओके, सो ये क्या होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में मान लो ये बैक्टीरियल सेल डिग्रेड हो जाएगा, लेकिन ये एंडोस्पोर डिग्रेड नहीं होगा, क्योंकि इनका जो सेल वॉल है बन चुका है, इसके ऊपर जो कोट बन चुका है ये हार्ड कोट है, ये अनफेवरेबल कंडीशन में सस्टेन कर जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आ जाएगा, ये स्पोर ये जो कोट है ये रप्चर हो जाएगा, और रप्चर होने के बाद जितने भी एंडोस्पोर्स थे वो सारे के सारे एनवायरनमेंट में आ जाएंगे और ये फर्दर बैक्टीरिया का डेवलपमेंट कर देंगे। तीसरा टाइप हमने क्या देखा था, कंजुगेशन देखा था। कॉन्जुगेशन में क्या होता है, हमने सेल बायोलॉजी में भी पढ़ा था कि बैक्टीरियाज के पास कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिनके पास प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। ओके, और ये प्लाज्मिड अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, कुछ होते हैं एफ प्लाज्मिड। सो जिन बैक्टीरियाज के पास एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है उनको आप क्या बोल देते हो, एफ प्लस बैक्टीरियाज बोल देते हो, क्योंकि इनके पास एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है। जिनके पास एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं होता उनको हम क्या बोलते हैं, एफ माइनस बोलते हैं। अगर एफ प्लस के पास प्लाज्मिड प्रेजेंट है तो ये प्लाज्मिड क्या कर सकता है, जिनके पास प्रेजेंट नहीं है वो उनके पास जा सकता है। सो जो देगा एफ प्लाज्मिड उसको हम क्या बोलेंगे, डोनर बोलेंगे। सो एफ प्लस कैसा हो जाएगा, डोनर हो जाएगा, और एफ माइनस कैसा हो जाएगा, ये रेसिपिएंट हो जाएगा। इसी तरह से जब एक बैक्टीरिया, एक एफ प्लस बैक्टीरिया एक एफ माइनस बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आ जाता है तो वो एक पाइलस का फॉर्मेशन करते हैं। आपने सेल बायो में पढ़ा होगा पिली, लाइक सेक्स पिली। सेक्स पिली क्या होते हैं, ये वो पाइलस होते हैं या फिर वो पिली होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ओके, बैक्टीरियाज के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको आप कंप्लीटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं बोल सकते, लेकिन सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये पिली क्या करते हैं, यूज़ होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये एफ प्लस बैक्टीरिया और एफ माइनस बैक्टीरिया दोनों पास पास आ गए, इन दोनों के जो पिली थे ये दोनों आपस में लिंक हो गए और एक यहाँ पे ट्यूब का फॉर्मेशन इन्होंने किया। उसके बाद क्या हुआ है, ये जो एफ प्लाज्मिड था, ये एफ प्लाज्मिड का कुछ हिस्सा कहाँ जा रहा है, एफ माइनस में जा रहा है, मतलब ट्रांसफर ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ एफ प्लाज्मिड, एक स्ट्रैंड इधर चला जा रहा है। यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही एक स्ट्रैंड यहाँ पे चला गया, फर्दर ये पाइलस जो है ये ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने के बाद ये दोनों अभी कैसे हो जाएंगे, दोनों के दोनों अभी आपको एफ प्लस नज़र आएंगे, क्योंकि दोनों के पास ये एफ प्लाज्मिड अभी आ चुका है। यहाँ पे एक तरह से क्या हुआ, डीएनए का ट्रांसफ़र हुआ एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल को, और इसी वजह से इसको एक तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माना जाता है, लेकिन ये कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। तो ये था कुछ बैक्टीरियाज के बारे में, यहाँ पे हमने कुछ डिस्कशन किया, इसके बेसिक कुछ कैरेक्टर्स के बारे में हमने देखा, इनके कुछ क्लासिफिकेशन देखा यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया में। फर्दर एक छोटा सा टॉपिक आपके एनसीईआरटी में गिवन है, एक छोटे से ऑर्गेनिज्म के बारे में दिया हुआ है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा किसके अंडर आता है, ये मोनेरा के अंडर कंसिडर किया जाता है। और ये कौन से होते हैं, ये वो बैक्टीरियाज होते हैं जिनके पास की सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, ये एक एक्सेप्शन है, इसके बारे में हमेशा क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ ये माइकोप्लाज्मा कौन है, ये माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। ओके, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल माने जाते हैं, और ये विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते हैं, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनका एक कैरेक्टर होता है, ऑक्सीजन के बिना भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऐसे बहुत से माइकोप्लाज्मा हैं जो कि प्लांट्स एंड एनिमल के लिए पैथोजेनिक नेचर शो करते हैं, मतलब ये प्लांट्स एंड एनिमल्स को अफेक्ट करते हैं, इनमें डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे माइकोप्लाज्मा के बारे में जो कि आपको ध्यान में रखना है, ये आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। सो यहाँ पे हमने सारे मोनेरा के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जितने ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सबके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। पूरी एनसीईआरटी को हमने यहाँ पे कवर किया है मोनेरा के लिए। सो होप कि आपको समझ में आ गया होगा मोनेरा किंगडम क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम एक दूसरे किंगडम के बारे में बात करेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।